पेट्रोल के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन, गैस गायब, बिजली गायब और वज़ीर-ए-आज़म का जलता हुआ हवाई घर। यह है आज का श्रीलंका। सवाल यह है कि श्रीलंका यहाँ तक पहुँचा कैसे? उसका सादा सा जवाब तो यह है कि श्रीलंकन हुकूमत को एक फॉरेक्स क्राइसिस का सामना था, यानी कि उनके पास अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए फ़ॉरेन करेंसी ख़त्म हो गई, जिसको इस्तेमाल करके वो बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया भी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट कर सकते थे। श्रीलंका मजमूई तौर पे इस सूरत हाल तक कैसे पहुँचा, आज की इस वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका के दो सबसे बड़े मसाइल हैं, एक उनका बजट डेफिसिट और दूसरा ट्रेड डेफिसिट। बजट डेफिसिट का ये मतलब कि श्रीलंकन हुकूमत जितना कमाती है उससे ज़्यादा खर्च करती है। अब कोई भी हुकूमत अपनी कमाई के लिए अपनी आवाम से टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स कलेक्ट करके वो अपनी कमाई करते हैं, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट के पीएम राजपक्सा गोटेबाया ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपनी आवाम से वादा किया कि वो उनको टैक्स छूट देंगे। अगर टैक्स छूट देंगे तो श्रीलंकन गवर्नमेंट कमाएगी कहाँ से? तो उसका हल उन्होंने निकाला कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रिलाई करते थे, जैसे कि जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी और इस तरह के टैक्सेस के ऊपर श्रीलंकन गवर्नमेंट रिलाई किया करती थी। और दूसरी तरफ श्रीलंका को जिस फॉरेक्स क्राइसिस का सामना है, जिसकी वजह से श्रीलंका अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो गैस, बिजली और खाने पीने की दूसरी अशिया दूसरे ममालिक से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये ट्रिगर हुआ 2020 में, जब श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स शदीद मुतासर हुई और उनका टूरिज़म इंडस्ट्री शदीद मुतासर हुई, क्योंकि 2019 में श्रीलंका में 9 खुदकश बम्बारों ने मुख्तलिफ़ होटल्स में और चर्चेस में खुदकश हमले किए, जिसके नतीजे में बहुत से टूरिस्ट हलाक हुए और कुल मिला के 268 हलाकतें श्रीलंका में हुई। और ये बात हमसे बेहतर और कौन जानता होगा कि जब किसी मुल्क को दहशतगर्दी का सामना होता है तो उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अब श्रीलंका के पास फ़ॉरेन रिज़र्व यानी फ़ॉरेन करेंसी कमाने के 2-3 बड़े ज़राए हैं, जिनमें से एक तो उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री थी, दूसरे वो श्रीलंकन्स जो श्रीलंका से बाहर रहते हैं और उनको रेमिटेंस भिजवाते हैं, और तीसरी उनकी एक्सपोर्ट्स, वो अशिया जिनको श्रीलंका एक्सपोर्ट करके रिज़र्व फ़ॉरेन करेंसी कमाया करता था, पैसा कमाया करता था। तो यूँ इनकी टूरिज़म इंडस्ट्री मुतासर होने की वजह से उनका फ़ॉरेन रिज़र्व कमाने का एक ज़रिया तो ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ क्योंकि कोविड-19 आया, जिसमें बहुत सारे बाहर काम करने वाले लोगों की जॉब्स मुतासर हुई, तो दूसरे तमाम लोगों की तरह श्रीलंकन्स की जॉब भी मुतासर हुई। और 2021 में ये जो फ़ॉरेन करेंसी, जो बाहर काम करने वाले श्रीलंकन्स थे जो श्रीलंका में फ़ॉरेन करेंसी भिजवाया करते थे, उनकी तरफ से आने वाली रेमिटेंस भी 2021 में ड्रॉप हो गई, कम हो गई। तो इस तरह इनका दूसरा ज़रिया भी शदीद मुतासर हुआ। अब तीसरी चीज़ बाकी बची थी, श्रीलंकन एक्सपोर्ट, जिसके ज़रिए वो फ़ॉरेन रिज़र्व कमाया करते थे। श्रीलंका अपनी एक्सपोर्ट्स में ज़्यादातर टेक्सटाइल और मसाले, कुछ स्पाइसेस और चाय वगैरह को एक्सपोर्ट करता था। तो मिला जुला के श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का दारोमदार एग्रीकल्चर बेस्ड एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को बहुत से मौके मिले, लेकिन उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया। फिर क्योंकि जैसे श्रीलंकन फ़ॉरेन रिज़र्व्स में कमी आ रही थी, तो ये जो एग्रीकल्चर था ये डिपेंड करता था फर्टिलाइज़र के ऊपर, और फर्टिलाइज़र उनको इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से। इंपोर्ट करने के लिए उनको अपने फ़ॉरेन रिज़र्व्स इस्तेमाल करने पड़ते थे। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने फ़ॉरेन रिज़र्व्स को बचाने के लिए फर्टिलाइज़र बेस्ड एग्रीकल्चर पर पाबंदी लगा दी और फ़ैसला किया कि वो मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अब ज़ाहिर है ये रातों रात तो ये नहीं होता कि ज़मीन एकदम से आप एग्रीकल्चर बेस्ड फार्मिंग कर रहे थे और आप अचानक कम्प्लीटली आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसका नतीजा ये निकला कि श्रीलंका की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी शदीद मुतासर हुई और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि श्रीलंका जिनमें ख़ुद कफ़ील हुआ करता था, बाद में वो उनको इंपोर्ट करनी पड़ गई। जैसे कि चावल, श्रीलंका की चावल की काश्त में 50% कमी आई और श्रीलंका को बाद में अपने खाने के लिए चावल इंपोर्ट करने पड़ गए। तो नतीजा उसका भी ये निकला कि श्रीलंकन फ़ॉरेन रिज़र्व्स मज़ीद ड्वेंडल करना शुरू हो गए। तो मिला जुला के ये तमाम बातें जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, उनका नतीजा ये निकला कि श्रीलंका के पास अपने ज़रूरियात पूरा करने के लिए पैसा ख़त्म हो गया, अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए फ़ॉरेन रिज़र्व्स ख़त्म हो गए और श्रीलंका को अप्रैल में अपने डेट्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट करना पड़ा। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पे चल पड़ा है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त
सेंट्रल बैंक में $10 बिलियन के रिज़र्व बाकी बचे हैं। यानी अब पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी 2 महीने की इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने का पैसा बाकी बचा है। और इस गवर्नमेंट का ख्याल था कि इनको आने के बाद IMF से बेल आउट पैकेज मिलेगा, लेकिन IMF ने भी बहुत अरसे से कंडीशन रखी हुई है कि पाकिस्तान अपनी जो बिजली और पेट्रोल पे जो सब्सिडी दे रहा है वो कम कर सके। वो कम करे तो IMF इनको बेल आउट पैकेज देगा, जिसका हल इमरान खान ने तो ये निकाला था कि वो रूस चले गए थे, जहाँ से उन्होंने सस्ती गैस हासिल करने के लिए मुआहदे किए थे। ये लोग ज़ाहिर है वो काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आपको भी पता है। तो ये एक तरफ रूस से भी मुआहदा नहीं कर सकते, दूसरी तरफ क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, आवाम तो सारी इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, तो इस वजह से ये लोग IMF के मुतालबात भी नहीं मान पा रहे और बिजली और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उन पर सब्सिडी भी ख़त्म करने के काबिल नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तलब कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए। तो इनकी हालात क्या हैं वो तो आपको नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान को जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे उनसे बड़ी सपोर्ट मिलती थी। पिछले 5 साल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने $140 बिलियन पाकिस्तान भिजवाए। एक तरफ उन्होंने $140 बिलियन पाकिस्तान भिजवाए, दूसरी तरफ IMF और तमाम दोस्त ममालिक ने 5 साल में पाकिस्तान को $20 बिलियन भी नहीं दिए। तो पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी सपोर्ट की थी इमरान खान गवर्नमेंट की, लेकिन इन लोगों ने आते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी पंगा ले लिया। जो उनका वोट का राइट था वो ख़त्म करने का बिल असम्बली में पेश कर दिया और ज़ाहिर है ये उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो अगर वहाँ से भी इनको एक झटका लगता है तो ज़ाहिर आप बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान किस रास्ते पे जा रहा है। अगर इसको रिवर्स करना है तो या तो इन्हें हिम्मत करके रूस से मुआहदा करना होगा, जो कि मुश्किल है, या फिर ऑयल और बिजली के ऊपर जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म करनी होगी। और अगर ये इन दोनों में से कोई काम नहीं कर पाते तो फिर बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि मेरे ख़्याल है मुझे कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है।